नमस्कार। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का हम दूसरा वीडियो देखते हैं। इसमें हम लॉन्ग आंसर जो होते हैं ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वो हम उसको कवर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो था उस पर वीडियो हमने बना दी थी, जिसमें धन संबंधी जो परिभाषा है मार्शल की, उसके जो समर्थन में बहुत सारे और भी अर्थशास्त्री थे, जैसे जेबी से जे.एस. मिल, उनकी भी परिभाषाएं हमने देखी थी, समझी थी। इस वीडियो में हम देखेंगे मार्शल की परिभाषा के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे पूछा जाता है, मसलन मार्शल की अर्थशास्त्र की परिभाषा की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। यानी मार्शल की जो परिभाषा है उसको देना होता है, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन उनका देना होगा, किस पे क्या उन्होंने काम किया, उसके बाद उनकी परिभाषा देनी होगी, फिर उनकी जो विशेषताएं हैं, उनके परिभाषा की विशेषताएं हैं वो बतानी होगी, उसके बाद उसकी आलोचना, क्रिटिसाइज करना होगा। ठीक है, या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का शास्त्र है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो ये जो मानव कल्याण संबंधी विचारधारा दी थी ना अर्थशास्त्र में, वो मार्शल ने ही दिया था। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर लिखेंगे, उसके बाद आप शुरू करेंगे। मार्शल ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये 1890 में इनकी पुस्तक आई थी। इस पुस्तक में सर्वप्रथम मार्शल ने धन की अपेक्षा मानव कल्याण यानी ह्यूमन वेलफेयर को अधिक महत्व दिया। इसका मतलब समझ लेना। आपको याद होगा जब धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ ने बताई थी, तो उसमें उन्होंने पैसे को यानी धन को, आपकी जो संपत्ति जायदाद या पैसा रुपया होता है, उसको बहुत महत्व दिया था। जिसकी वजह से क्या हुआ था, यूरोप में बहुत ज़्यादा कलह पैदा हो गई थी, क्योंकि सब पैसा कमाना चाहते थे, लोग शोषण करने लगे थे। इसकी जगह पर जब मार्शल आए तो उन्होंने धन की अपेक्षा मानव कल्याण यानी ह्यूमन वेलफेयर को अधिक महत्व दिया। और अंत में जो बात कही वो बहुत अच्छी थी, इसको याद करना है। मार्शल ने कहा कि धन साध्य नहीं है बल्कि साधन है, मात्र है। अब कई सारे लोगों को साध्य और साधन नहीं समझ में आएगा। देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ से पैसे कमा रहे हैं तो वो आपका साधन होता है, लेकिन अल्टीमेट जो आपका गोल होता है कि हम बस वही अचीव कर लें, बस उसके बाद हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, तो वो होता है एंड, साध्य। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप आज इंजीनियर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए रोज़ क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं ना, सारी चीज़ें एक्टिविटी कर रहे होंगे। तो जो पढ़ाई करना है वो आपका क्या हुआ, साधन हुआ, मीन्स है। और अल्टीमेटली आपका गोल क्या है, इंजीनियर बनना, तो वो आपका साध्य यानी एंड हो जाएगा। एंड का मतलब गोल, वो आपका टारगेट है, एंड हो जाएगा, वो आपका गोल है। किसी की हेल्प से जो आप काम कर रहे हैं वो आपका मीन्स यानी साधन है। जो अल्टीमेटली आपका गोल जब प्राप्त कर लेते हैं वो साध्य यानी एंड यानी गोल हो जाता है। ये बात आपको समझ में आ रही है? ये दोनों पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। प्रोफेसर मार्शल ने मनुष्य के भौतिक कल्याण पर बल देते हुए लिखा है कि अर्थशास्त्र में मानव जीवन के साधारण व्यापार संबंधी कार्यों का अध्ययन किया जाता है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका निकट संबंध भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उसके उपभोग से है, जो कल्याण के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये परिभाषा आपको याद करनी होगी, समझनी होगी। आप एक बार समझ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात में ये कहते हैं कि मानव जीवन के जो अर्थशास्त्र है वो मानव जीवन के साधारण व्यापार संबंधी कार्यों का अध्ययन करता है। तो जो मानव का जीवन है उसमें साधारण व्यापार संबंधी कार्य क्या होते हैं? भाई सुबह उठता है, कुछ सामान खरीदता है, बाजार जाता है, खरीद फरोख्त करता है ना, तो उसके ये सामान्य जो हैं उसके क्रियाकलाप हैं, ये करता है। और यही इसी चीज़ का अध्ययन कि कब वो मांग ज़्यादा कर देता है, कब मांग कम कर देता है, सप्लाई कब जो सप्लाई करने वाले जो सेलर होते हैं वो कब ज़्यादा कर देते हैं, कब कम कर देते हैं, इसी का अध्ययन आप किस में करते हैं, अर्थशास्त्र में करते हैं। तो यही वो कह रहे हैं कि मानव जीवन के साधारण व्यापार संबंधी कार्यों का अध्ययन होता है अर्थशास्त्र। यह व्यक्तिगत और सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका निकट संबंध भौतिक साधनों की प्राप्ति, तो भौतिक साधनों की प्राप्ति करता है, भौतिक साधन आप जानते ही हैं, तथा उसके उपयोग से है जो कल्याण के लिए आवश्यक है। और वो भौतिक साधन इसलिए प्राप्त करता है ताकि वो अपना जीवन और अपने समाज का जीवन अच्छा कर सके, बेहतर कर सके, कल्याण प्राप्त कर सके। इतना लिखने के बाद आप विशेषताएं लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें आप करेंगे, पहला, आप इनकी परिभाषा पढ़ेंगे उसी से, ये अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो यहीं से क्लियर हो जाएगा जब आप इसको याद कर लेंगे
क्योंकि यही बातें यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। सबसे पहला, प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र की परिभाषा में व्यक्ति के जीवन से संबंधित आर्थिक क्रियाकलाप एवं रोजमर्रा के कार्यों को पूरा करने के लिए धन कमाने के प्रयोग पर बल दिया है। तो धन इसलिए नहीं कमाना है कि मार एकदम पूरा इकट्ठा कर लेना है, लोगों को सता के पैसा इकट्ठा कर लेना है, बल्कि ये कह रहे हैं धन कमाओ, बस आपके जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं वो पूरे हो जाएं, आपकी ज़िंदगी अच्छे से चल जाए, है ना। मार्शल ने मनुष्य के आर्थिक क्रियाओं का संबंध उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण से स्थापित किया है। इसका मतलब ये कह रहे हैं जो आपके आर्थिक क्रियाकलाप हैं वो प्रोडक्शन यानी उत्पादन से, उपभोग मतलब कंजम्पशन से, विनिमय मतलब एक्सचेंज से और वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन से स्थापित होते हैं। ठीक है, यानी ये जो क्रियाकलाप आपके होते हैं यही होते हैं। उत्पादन कोई करता है तो उसमें काम करने जाता है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट मतलब उसको वेजेस, सैलरी वगैरह कुछ दी जाती है, फिर आप उसी पैसे से उपभोग करते हैं। ठीक है, उपभोग जब करते हैं, कोई सामान खरीदते हैं ना तो एक्सचेंज करते हैं, पैसे देते हैं, सामान लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अगला पॉइंट है, प्रोफेसर मार्शल ने धन की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया है, जो कि ऊपर ही हमने आपको बता दिया था। तीसरा पॉइंट है, प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि हम आर्थिक मनुष्य को नहीं मानते हैं जो कि स्वार्थ से प्रेरित होकर कार्य करता है, बल्कि हम वास्तविक, जीवित और साधारण मनुष्य का अध्ययन करते हैं। इनके कहने का मतलब है हम इकोनॉमिक मैन का अध्ययन नहीं करते हैं, हम रियल और लिविंग जो मैन है हम उसका अध्ययन करते हैं, क्योंकि वही हमारे समाज का हिस्सा होता है, ना कि आर्थिक मनुष्य जो पैसे से प्रेरित होकर केवल पैसे कमाता है अपने स्वार्थ के लिए और लोगों को परेशान करता है। अगला जो पॉइंट है, प्रोफेसर मार्शल ने ही सर्वप्रथम अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा दी, जिसकी वजह से कल्याणकारी अर्थशास्त्र यानी वेलफेयर इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ था। तो ये सही बात है। इससे पहले लोग धन को बहुत महत्व देते थे जब अर्थशास्त्र पढ़ते थे, लेकिन इसके बाद ही जब मार्शल ने परिभाषा दी उसके बाद ही अर्थशास्त्र को वेलफेयर इकोनॉमिक्स कहा गया, क्योंकि उन्होंने कल्याण संबंधी परिभाषा दी। इसलिए इनकी परिभाषा को ये भी कहा जाता है कि कल्याण संबंधी परिभाषा। अगर प्रश्न में ये भी पूछ लेना कि अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी, या फिर अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा की आलोचनात्मक व्याख्या करो, तो ये प्रोफेसर मार्शल की ही जो परिभाषा है और उनकी विशेषताएं हैं वही लिखिएगा। अगला देखते हैं, प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि अर्थशास्त्र में केवल समाज में रहने वाले व्यक्ति के साधारण व्यापार संबंधी कार्यों का अध्ययन किया जाना चाहिए। समाज से बाहर रहने वाले व्यक्ति जैसे साधु, एकांतवासी, काल्पनिक व्यक्ति के कार्यों का अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के कार्यों का प्रभाव समाज पर नहीं पड़ता है। एक पॉइंट ये याद कर लेना, मार्शल कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारे समाज में रह रहा है, ठीक है, जिनके क्रियाकलापों का अध्ययन मतलब प्रभाव एक दूसरे पे पड़ रहा है, अर्थशास्त्र पड़ रहा है, उन्हीं का अध्ययन किया जाना चाहिए, ना कि उनका जो साधु संत या एकांतवासी बने बैठे हैं। और ऐसे साधु संत या एकांतवासी या काल्पनिक व्यक्ति जो यहाँ नहीं रह रहा है, समाज में नहीं रह रहा है, मतलब जैसे गुफाओं में रह रहा है या बाहर रह रहा है जंगलों वगैरह में ना, उनका अध्ययन नहीं करेंगे। जबकि इसी आधार पर प्रोफेसर मार्शल की बात का खंडन करते हैं, वो हम कभी आगे देखेंगे जब आलोचनाएं देखेंगे तब। ठीक है, तो यहीं पर ये कहते हैं उनका अध्ययन हमारे नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि समाज पर नहीं पड़ता है। प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि अर्थशास्त्र में आर्थिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, इसलिए अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। तो प्रोफेसर मार्शल ये भी कहते हैं कि क्योंकि आर्थिक जो घटनाएं होती हैं उनका क्रमबद्ध सीक्वेंस जो स्टडी की जाती है, इसलिए अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। दूसरी ओर भौतिक कल्याण को बढ़ावा देता है, इसलिए अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान भी है। अर्थशास्त्र कला भी है, क्योंकि यह मानव कल्याण के आदर्शों को व्यावहारिक रूप प्रदान करता है। तो मार्शल ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान, आदर्श विज्ञान और साथ ही साथ कला भी मान लिया है। इनकी परिभाषा से ये स्पष्ट होता है। उसके बाद इनकी आलोचनाएं देखते हैं। आलोचनाओं में सबसे पहले आलोचना है, आलोचकों का कहना है कि मार्शल ने मनुष्य के कार्यों को साधारण और असाधारण दो भागों में बांटा है, जो कि अनुचित है, क्योंकि जो कार्य एक व्यक्ति के लिए साधारण है वही कार्य दूसरे व्यक्ति के लिए असाधारण हो सकता है। ये बिल्कुल सही बात है कि जो कार्य तुम्हारे लिए साधारण लग रहा हो, जैसे तुम्हारे पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो वो व्यक्ति क्या होगा, आप ही की अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो आप लाख कोशिश कर लें आप पढ़ ही नहीं सकते हैं, मतलब मन ही नहीं लगेगा। लेकिन ये आपके लिए कार्य क्या हो गया, असाधारण कार्य होगा। जबकि यही कार्य दूसरे व्यक्ति के लिए जो पढ़ाई में मन लगाता है उसके लिए साधारण है, आराम से कर लेगा। मान लेते हैं किसी बिल्डिंग पर चढ़ना हो, जैसे टावर वगैरह पे चढ़ने वाले कर्मचारी होते काम करते हैं, वो आपके लिए असाधारण हो क्योंकि आप चढ़ ही नहीं सकते, आपको ऊंचाई से डर लगता है।
उसी कार्य को दूसरा कर्मचारी आसानी से कर लेता है, क्योंकि उसको तो ये सब काम करने में मज़ा आती है। समझ गए? ये खंडित हो जाता है। अगला है, प्रोफेसर रॉबिन्स ने मार्शल की परिभाषा की आलोचना करते हुए कहते हैं कि अर्थशास्त्र केवल सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस ही नहीं है, अपितु मानव विज्ञान भी है, क्योंकि अर्थशास्त्र के नियम जिस प्रकार से एक गृहस्थ आदमी पर लागू होते हैं, ठीक उसी प्रकार से साधु एकांतवासी व्यक्ति पर भी लागू होते हैं। अतः सामाजिक और असामाजिक का भेद नहीं किया जा सकता है। ये बहुत अच्छी बात प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा। रॉबिन्स ने कहा कि जो हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं ना, वो केवल सोशल साइंस नहीं है, अपितु ये मानव विज्ञान है। यानी जहाँ जहाँ मानव होगा वहाँ वहाँ ये अर्थशास्त्र आ जाएगा। तो भले ही एकांतवासी हो, वो जंगल में रह रहा हो, लेकिन उसका प्रभाव, क्योंकि उसके ऊपर भी भाई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है ना, जहाँ वो देखेगा संतुलित जीवन है वहीं जाएगा। तो वो मानव विज्ञान मानते हैं अर्थशास्त्र को, ना कि सोशल साइंस का एक पार्ट। मतलब वो कहते हैं कि सोशल साइंस का अर्थशास्त्र पार्ट है, ऐसी बात नहीं है। आलोचकों का मत है कि अर्थशास्त्र में केवल भौतिक कल्याण संबंधी कार्यों का अध्ययन नहीं होता है, बल्कि अनेक अभौतिक कल्याण का भी अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ, मार्शल कहते हैं कि अर्थशास्त्र में केवल भौतिक कल्याण संबंधी जो कार्य हैं उन्हीं का अध्ययन किया जाता है, लेकिन जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कभी कभी अभौतिक कल्याण का भी अध्ययन किया जाता है। जैसे युद्ध के समय क्या होता है, मानवीय जो कल्याण होता है वहाँ पर वो बढ़ने की बजाय घटता है। फिर भी हम अर्थशास्त्र में युद्ध अर्थव्यवस्था यानी वॉर इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर ये क्रिटिसाइज करते हैं, जो कि सही प्रतीत होता है कि सही क्रिटिसाइज किया गया है। अंत में आप निष्कर्ष लिखेंगे कंक्लूजन में, इतनी आलोचनाओं के बाद प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा को नकारा नहीं जा सकता है। आज भी मार्शल की अर्थशास्त्र की परिभाषा को अन्य महत्वपूर्ण परिभाषाओं के साथ सबसे ऊपर रखा जाता है, क्योंकि यह मानव कल्याण की बात करता है और अर्थशास्त्र को कला और वास्तविक विज्ञान के साथ साथ आदर्श विज्ञान भी मानता है। इनकी परिभाषा इकोनॉमिक मैन की जगह रियल मैन की कल्पना करती है, जो कल्याणकारी समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर आज की पूंजीवादी दुनिया में। ये पॉइंट ज़रूर लिखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। और जो भी कीवर्ड्स अच्छे लग रहे हैं उसको हाईलाइट कर दीजिएगा, जैसे खासकर आज की पूंजीवादी दुनिया में इकोनॉमिक मैन, रियल मैन, है ना। आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।